वन शॉर्ट लेक्चर फॉर द हाफ चैप्टर जितना हम कर चुके हैं पीछे, उसमें हमने क्या कहा था, सॉल्यूशन। हम स्टडी क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? दिस इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज टेकन एज सॉल्यूट एंड अनदर इज टेकन एज सॉल्वेंट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं। एक कंपोनेंट को हम सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरे कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्या डिफरेंशिएटिंग लाइन है, हम कहते हैं, एक डेफिनेशन तो हमारे पास ये है कि जिसकी मात्रा कम हो वो सॉल्यूट और जिसकी मात्रा ज्यादा हो वो सॉल्वेंट होता है। इसके अलावा हमारी एक बेसिक डेफिनेशन भी है, उसके अंदर हम क्या कहते हैं, जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो सॉल्यूशन जिस फॉर्म में रेजाइड कर रहा है उस फॉर्म में जो कंपोनेंट रेजाइड कर रहा है दैट कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंशिएटिंग बातें हैं जिनको हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूट हम सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर रहे हैं। सॉल्वेंट के अंदर अगर हम सॉल्यूट को मिक्स करें तो उसकी मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। मतलब हमारे सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें हमारे सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है और डाइल्यूट जिसमें सॉल्यूट की मात्रा हमारी कम होती है। तो सॉल्यूट की मात्रा को जानने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स आती है, दैट टर्म्स आर नोन एज कंसंट्रेशन टर्म्स। उन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स के नाम से जानते हैं। नाउ द कंसंट्रेशन टर्म फर्दर हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब बेटा वो टेम्परेचर बदलने के साथ बदलती है, ठीक है, उनकी वैल्यूज चेंज होती है। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब वो टेम्परेचर बदलने के साथ उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होंगी भाई, जिनमें वॉल्यूम से रिलेट होगा। वॉल्यूम क्योंकि हमारी किसी भी सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर बदलने के साथ बदलेगी, तो वॉल्यूम रिलेटेड कोई भी टर्म होगी वो सारी की सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर आएगी। और वॉल्यूम अगर उनके अंदर नहीं होगा, वो मास रिलेटेड होगी, वो वेट रिलेटेड होगी, तो वो सारी की सारी टर्म्स हमारे किसके अंदर आएंगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के अंदर आएगी। ठीक है, तो कौन सी कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज योर वेट बाय वेट, दिस इज स्मॉल w, दिस इज कैपिटल W। वेट बाय वेट परसेंटेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, वेट बाय वेट परसेंटेज? दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज आ जाएगा। दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली सेकंड कंसंट्रेशन टर्म इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सॉरी, ठीक है। थर्ड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज? दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो हम सॉल्यूशन की वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म हमने क्या पढ़ी थी, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब अब यहाँ पे आप बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, बाइनरी से ज्यादा हम नहीं यहाँ पे कंपोनेंट देखेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम देखेंगे सॉल्यूशन के अंदर किसी भी एक कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है, टोटल में से कितने मोल किसी भी एक कंपोनेंट के यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वो हम इजीली फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे इस तरीके से एक्स फैक्टर से। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिसका आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट विल गिव यू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, एज यू नो ऑलवेज हम यहाँ पे बाइनरी कंपोनेंट ही यूज करें, मतलब दो ही कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन यूज करें, तो जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है हमारा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी कि XA XB दैट विल बी इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी अगर 1 एक कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन पता लग चुका है तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप 1 माइनस करके इजीली फाइंड आउट यहाँ पे करके लेके आ सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म जो फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म जो हमने की थी वो की थी मोलैरिटी, जिसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। व्हाट इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सिक्स्थ कंसंट्रेशन टर्म दैट इज मोलैलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अंदर या इसके अंदर आपके किसी भी
एग्जाम के अंदर बाई मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज मोलैलिटी, स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। एज वी सी इन केस ऑफ मोलैलिटी वी only taken their mass and mass does not change with the temperature. Where molarity के अंदर आप देख सकते हैं वॉल्यूम से हम रिलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम विल चेंज विद द टेम्परेचर, सो वी प्रेफर मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी फॉर योर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मोलैलिटी जो होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, अभी तक किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में हम सॉल्वेंट नहीं ले रहे हैं डिनोमिनेटर में, सब में सॉल्यूशन लिया था। एक ही कंसंट्रेशन टर्म ये आई है जिसके अंदर हम क्या ले रहे हैं डिनोमिनेटर के अंदर, सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारी जो आती है दैट इज नॉर्मेलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? जैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे आपके? गिवन मास अपॉन में मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है आपका? किसी भी एसिड की बेसिसिटी, किसी भी बेस की एसिडिटी, या अगर आपको सॉल्ट दिया गया है, स्पेशली सॉल्यूशंस के अंदर आपको सॉल्ट ही दिया जाएगा, सॉल्ट दिया गया है तो आप देखिए उसके अंदर जो कैटायंस है उनकी वैल्यू क्या है। जैसे Na पॉजिटिव अगर दिया हो तो वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। ठीक है, Ca2 पॉजिटिव दिया हो तो वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, या 2 Na पॉजिटिव दे दिया तो वैलेंसी फैक्टर वहाँ पे अगेन 2 होगा। तो पॉजिटिव आयंस कितने हैं आपके वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर रख सकते हैं। और वैलेंसी फैक्टर रख के यहाँ पर हम ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट मास यहाँ पे किसी भी सॉल्यूट का निकाल के लेके आ सकते हैं। So the normality is number of gram equivalents per liter of the solution, and by using these all concentration term we can find out the concentration of the solute present in the solution। और इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन है या वो कितना ज्यादा डाइल्यूट। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट। कि पहला पार्ट जिसमें हम कंसंट्रेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे वो सारा हमने देख लिया है। नाउ द पार्ट 2 ऑफ दिस यूनिट इज वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर में हमने क्या पढ़ा था बेटा, फटाफट बताते हैं तुमको। वेपर प्रेशर के अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई? वेपर प्रेशर के अंदर हमें वेपर प्रेशर पढ़ना है तो उसके लिए पहले हमें वेपर्स को पढ़ना पड़ेगा, है ना। वेपर्स बनते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। तो कोई भी सॉल्यूशन हमने लिया है एक बॉक्स के अंदर, मान लीजिए हमने कोई लिक्विड लिया है, ठीक है, लिक्विड इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने का क्या मतलब है कि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे वेपर्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, जब हम किसी भी सॉल्यूशन को कुछ एनर्जी देते हैं तो उस एनर्जी को यूज करके जो अपर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे इवेपोरेट होके जाते हैं। इसका लॉजिक भी आपको बताया गया था। अपर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी लोअर सरफेस के मॉलिक्यूल से थोड़ी ज्यादा होगी, तभी तो वो ऊपर बैठे हैं। ठीक है, कुछ एनर्जी ज्यादा है तभी तो वो अपर लेवल पे बैठे हैं। तो हल्की सी एनर्जी उनको मिलते ही वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ते हैं, वेपर की फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ओपन कंटेनर के अंदर हमारी इवेपोरेशन हमें दिखाई दे रही है कि हमारा सारा का सारा जो लिक्विड है पार्ट है वो उड़ के हमारा हवा में चला गया। हमें वेपर प्रेशर को मेजर करना है बेटा। वो जो वेपर्स हमारे उड़ के आ रहे हैं, लिक्विड में से निकल के आ रहे हैं, उनका प्रेशर कितना आ रहा है वो हमें मेजर करना है। मतलब उन वेपर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, एनवायरमेंट में जाने से रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, वी हैव टू टेक द क्लोज्ड वेसल, कि वो वहां से उड़ने नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास एक तरीका होता है कि इस तरीके से क्लोज्ड वेसल को एक यू शेप ट्यूब से कुछ इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, जिसके अंदर हमारा फिल होता है बेटा मरकरी। जब ये लिक्विड यहाँ से इवेपोरेट होके जाएगा तो मरकरी ऑब्वियसली इसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ से जाएगा तो मरकरी का लेवल इस लिम्ब में डाउन होएगा एंड इस लिम्ब में अपवर्ड जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मरकरी मूव करना बंद कर जाएगा। दिस इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब जितने हमारे लिक्विड के वेपर्स इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही वेपर्स हमारे कंडेंस होके वापस लिक्विड में भी आ रहे हैं। मतलब इक्विलिब्रियम की स्टेज अब यहाँ पर आ चुकी है। एट दैट टाइम वी कैन मेजर द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, उस समय पे हम लिक्विड के वेपर प्रेशर को जो है मेजर करके चल सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है। जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर और उनकी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगी तो वेपराइज कम होगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगी तो वेपराइज ज्यादा होगा। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो वेपर भी ज्यादा बनेंगे, टेम्परेचर अगर कम होगा तो वेपर भी कम बनेंगे। तो जो वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द टेम्परेचर, दो फैक्टर्स पर बेसिकली डिपेंड करता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, अब हम जब कोई भी लिक्विड किसी कंटेनर में लेके चल रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई भी लिक्विड ए लिया है, यहाँ पे पानी ले लिया, जस्ट इमेजिन ईथर ले लिया, इथेनॉल ले लिया, प्योर फॉर्म में अगर हम कोई भी लिक्विड ले रहे हैं और उसका वेपर प्रेशर अगर हम निकाल रहे हैं तो उसके वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा P नॉट। यहाँ पे लिक्विड ए लिया है तो P नॉट AC। दिस नॉट रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड। हमने उसके अंदर कुछ भी मिक्सिंग नहीं की है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमने लिक्विड लिया है और उसके वेपर प्रेशर को हमने मेजर करने की कोशिश की है। एट दैट टाइम वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड इज डिनोटेड बाय P नॉट A। इतना समझ में आता है? ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑब्वियसली सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो चीजों को मिक्स करके वेपर प्रेशर मेजर करने की कोशिश करेंगे। और चीजों को मिक्स करके वेपर प्रेशर अगर हम मेजर करने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके से मिक्स करेंगे? देखिए, पहला जो हमारा क्राइटेरिया है उसके अंदर हम सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें हमने दो लिक्विड को मिक्स करना है एंड बोथ लिक्विड आर वोलेटाइल इन नेचर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस? वोलेटाइल लिक्विड वो होता है जो बहुत इजीली इवेपोरेट हो जाए, नॉन वोलेटाइल वो होता है जो इवेपोरेट नहीं होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वोलेटाइल जो लिक्विड होगा उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर जरूर होगा और नॉन वोलेटाइल तो उड़ता ही नहीं, तो वेपर प्रेशर बिल्कुल जीरो होगा, उसका कोई वेपर प्रेशर उसका नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने दो लिक्विड लिए हैं, दोनों लिक्विड का जो है वेपर प्रेशर, सॉरी दोनों लिक्विड हमने यहाँ पे वोलेटाइल लिए। जस्ट इमेजिन, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड ए ले लिया है, एक दूसरे कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड बी ले लिया है। ये भी वेपराइज हो रहा है, वोलेटाइल है, ये भी वेपराइज हो रहा है, वोलेटाइल। इन लिक्विड ए, इन द कंटेनर, दिस कंटेनर, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर बेटा किसे डिनोट करेंगे? P नॉट A से, बिकॉज यहाँ पे प्योर लिक्विड ए ले रखा है। ठीक है, सेकंड कंटेनर के अंदर हम वेपर प्रेशर कैसे मेजर करेंगे बेटा? P नॉट B से, क्योंकि प्योर लिक्विड ले रखा है। जब इन दोनों लिक्विड्स को हम मिक्स कर देंगे, आपस में मिला देंगे इन द थर्ड कंटेनर, जब हमारा लिक्विड ए लिक्विड बी के साथ मिल जाएगा तो ऑब्वियसली वेपर तो ये यहाँ पे भी बनाएंगे। ठीक है, दोनों मिल गए कोई बात नहीं, वेपर तो ये यहाँ पे भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज डिनोटेड लाइक दिस। वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए इज डिनोटेड बाय PA एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज डिनोटेड बाय PB, बिकॉज अब यहाँ पे ये मिक्सचर बन चुका है, ये प्योर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट नहीं लगाया। नॉट रिप्रेजेंट्स द प्योर लिक्विड। अगर हम नॉट नहीं लगा रहे इसका मतलब वो लिक्विड किसी और चीज के साथ मिक्सचर की फॉर्म में बैठा हुआ है। ठीक है, तो PA क्या है यहाँ पे? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड A इन द सॉल्यूशन। PB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड B इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखिए, जो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड A है, भाई कितने वेपर्स बनेंगे? एक सॉल्यूशन के अंदर कोई लिक्विड ए है, उसके कितने वेपर्स बनेंगे? जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा। मान लीजिए कोई लिक्विड है, उसका हमने कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं? 3 नंबर ऑफ मोल्स लिए, उससे ज्यादा मोल्स तो नहीं हो सकते ना, जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स है। और ऑब्वियसली वो वोलेटाइल है तो हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि उससे कम उड़ेंगे। जितने नंबर ऑफ मोल्स हमने लिए हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स तो उड़ेंगे, ना तो उससे कम उड़ेंगे ना उससे ज्यादा उड़ेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड ए है कितना होगा? दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए। भाई पूरे में से कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे ए कंपोनेंट के हैं, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही वेपर प्रेशर बनेगा। सिमिलरली वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी। कह सकते हैं हम ये बात? दिस इज योर रोल्स लॉ। रोल्स ने भी यही कहा था, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट present in the solution is always directly proportional to the mole fraction of that component present in the solution। एक सॉल्यूशन के अंदर किसी कंपोनेंट के जितने भी मोल फ्रैक्शन होंगे उतना ही वेपर प्रेशर को वहां पर हमें दे सकते हैं, उससे कम या ज्यादा वो नहीं देंगे, बिकॉज दैट इज वोलेटाइल। ठीक है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, कम की भी हमने कंडीशन यहाँ से हटा दी कि वो वोलेटाइल होने लगा। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अब मान लीजिए यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू K into A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। व्हाट इज दिस K? अब इस K का नहीं पता हमें, इस K के बारे में नहीं पता, तो इस K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
ठीक है। जस्ट इमेजिन इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अब हमें यहाँ पे इमेजिनरी कंडीशंस लेनी, ठीक है। तो क्या इमेजिनरी कंडीशन लेनी है, हमने कंसीडर करके चलना है कि हमने इस बीकर के अंदर प्योर ए लिक्विड लिया हुआ है। गलती से मैं मिक्स करना भूल गई, मुझे लग रहा है कि ये मिक्सचर है लेकिन मिक्स करना मैं भूल गई। जो यहाँ पर हमारा लिक्विड है दैट इज नॉट अ मिक्सचर, दैट इज प्योर ए, ठीक है। अगर प्योरली ए कंपोनेंट हमारा वहां पर होगा तो मतलब कहने का क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ए का तो 1 के बराबर होगा और बी का मोल फ्रैक्शन तो भैया मैं लेना ही भूल गई, डालना ही भूल गई, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, PA इज इक्वल टू के इंटू में XA। XA की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि मैंने प्योर लिक्विड लिया होगा। प्योर जो होता है, जो भी हमारा कंप्लीट मोल फ्रैक्शन होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे XA की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, तो PA किसके बराबर हो जाएगा बेटा, K के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे सीधी सी बात है भाई, XA 1 क्यों आया है, क्योंकि लिक्विड मैंने कैसा लिया हुआ है, प्योर लिया हुआ है। और प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर किससे डिनोट करते हैं बेटा, P नॉट A से। सो हियर वी कैन से PA इज इक्वल टू P नॉट A, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगाई हुई है, मैंने प्योर लिक्विड लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे P नॉट A, तो मैं यहाँ पे क्या ले, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या कह सकती हूँ मैं, ये जो K है ये किसके बराबर है, P नॉट A। PA किसके बराबर है, P नॉट A के। यदि K किसके बराबर आ गया, यहाँ पे कंपेयर करें तो P नॉट A के बराबर आ गया। सो वी कैन से हियर PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू में XA। सिमिलरली कंपोनेंट B के लिए अगर हम लेके चले तो PB किसके बराबर आ जाएगा हमारा, P नॉट B इंटू में X। इन केस ऑफ सॉल्यूशन टोटल वेपर प्रेशर हमें निकालना है, क्योंकि सॉल्यूशन बनाया तो जो सारे के सारे वेपर्स होंगे वो A की वजह से भी होंगे, B की वजह से भी होंगे। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, PT इज इक्वल टू PA प्लस में PB कैन बी रिटन एज P नॉट A XA प्लस में P नॉट B XB। दिस इज द इक्वेशन टू फाइंड आउट द कंप्लीट वेपर प्रेशर इन केस जब आपने सॉल्यूशन बनाया है दोनों ही लिक्विड्स को वोलेटाइल मानकर। आती है इतनी बात समझ में, आती है। सेकंड केस हम लेके चलते हैं। अब हमने दो लिक्विड को मिक्स किया, या फिर हमने मान लीजिए एक सॉलिड को मिक्स कर दिया, एक लिक्विड को मिक्स कर दिया, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप दो लिक्विड को मिक्स कर दीजिए या आपने एक सॉलिड को मिक्स किया, एक लिक्विड को मिक्स किया, ठीक है। मान लीजिए लिक्विड ए आपने लिया है और जो यहाँ पे बी कंपोनेंट लिया है वो आपका सॉलिड है, या सीधी सी बात है ये वोलेटाइल है और ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। अब हमने केस चेंज कर दिया, एक हमने वोलेटाइल कंपोनेंट ले लिया, एक हमने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, जब हमने एक बीकर के अंदर लिक्विड ए अकेला बिठा रखा है तो उसके कुछ वेपर्स आ रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए। एक कंटेनर में हमने बी कंपोनेंट बिठा रखा है, वो तो उड़ता ही नहीं है, ठीक है, तो उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, तो कोई उसका हम पी भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि उसका वेपर प्रेशर है ही नहीं। जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया बेटा, एक कंटेनर के अंदर हमने ए और बी को मिक्स कर दिया, तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा, जो वेपर प्रेशर आएगा मिक्सचर के अंदर, दैट इज ड्यू टू ओनली कंपोनेंट ए, ठीक है। बी के तो वेपर्स बन ही नहीं रहे, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ए से। नॉट क्यों नहीं लगाया बेटा यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे क्या बन गया है, मिक्सचर बन गया है, तो वेपर प्रेशर हमारा कंपोनेंट ए की वजह से आ रहा है, तो मिक्सचर का हम वेपर प्रेशर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ए से। एंड हियर द कंडीशन ऑलवेज, हमेशा याद रखना, जो पी ए है बेटा वो पी नॉट ए से हमेशा कम रहेगा। कारण क्या है इसका, कारण क्या है देखिए, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे, ये सीधी सी बात है, जब मैंने लिक्विड ए अकेला बिठा रखा था तो कुछ टेम्परेचर देने पे ये सारे के सारे मॉलिक्यूल उड़ रहे थे, कितने मॉलिक्यूल थे, 6 मॉलिक्यूल उड़ रहे थे इसके, ठीक है। जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो इन 6 में से कुछ तो मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो नॉन वोलेटाइल यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, जगह तो लेंगे भाई वो भी। मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल नॉन वोलेटाइल के यहाँ पे बैठ गए, तो अब उसी टेम्परेचर पे कितने मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं, सिर्फ 4 उड़ रहे हैं। उसको बढ़ाने के लिए, यानी 6 मॉलिक्यूल उड़ाने के लिए मुझे टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। सेम टेम्परेचर पे इसके कम मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम बनेगा। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से कम होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, सॉरी, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा।
ठीक है, क्योंकि प्योर लिक्विड में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे। जब हमने मिक्स कर दिया तो कुछ भाप में बैठ गए आगे, कुछ बीच में भाप में बैठ गए आगे, इनको नहीं उड़ना, दूसरों की भी वॉल्यूम होगी कम कर, तो ये प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है बेटा, इस चीज के अंदर इसके अंदर जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए, क्योंकि ए का जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा उसका वेपर प्रेशर यहाँ पर बन के आएगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट से हमारा निकल के आएगा पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। ठीक है, अब रिलेटिव लोअरिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग में हम क्या कहेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? इसको पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। भाई वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है, अभी मैंने आपको बताया है, जो वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का था वो ज्यादा होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने के बाद वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो कितना कम हुआ है, कैसे फाइंड आउट करोगे? यू कैन फाइंड आउट बाय P नॉट A माइनस P, ऐसे ही फाइंड आउट करोगे ना मैथमेटिकली, बड़े में से छोटा ही माइनस करोगे, तो P नॉट A माइनस P, वेपर प्रेशर में कमी आई है, हम इससे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, यानी कि जो PA है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, XA, यही तो रोल्स लॉ ने हमें कहा था, उसी के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ठीक है, उसी के मोल फ्रैक्शन के यहाँ पे क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, P नॉट A माइनस PA, दैट विल गिव यू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाई देखो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A के बराबर है। ठीक है, यही है ना भाई, जितना भी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर आया वो किसके बराबर, किसकी वजह से आया, कंपोनेंट A की वजह से आया। अब यहाँ पे हमने पीछे पढ़ के आ चुके हैं बेटा, एक सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होता है, भाई दो ही कंपोनेंट मिला रखे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट B, यानी कि टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सो वी कैन राइट हियर मोल फ्रैक्शन ऑफ द B इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द B। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A को क्या पुट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A को हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, यानी कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस XB। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ A किसके बराबर होता है, 1 माइनस XB के बराबर। ठीक है, अब रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर इस इक्वेशन को मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे, PA इज इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस XB, लिख सकते हैं इसको ऐसे। नाउ सॉर्ट आउट दिस इक्वेशन, वी कैन राइट दिस एज PA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A XB। जो PA वाली टर्म्स है वो सारी एक तरफ ले जाओ, बाकी एक तरफ ले लो, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, P नॉट A माइनस PA, इसको मैं इधर ले गई और इस टर्म को मैं इधर ले आई, दैट इज इक्वल टू P नॉट A बाई X। ठीक है, व्हाट इज दिस, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं, जो हमने अभी समझाया था, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और इस इक्वेशन को फर्दर और मैं कैसे लिख सकती हूँ, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल टू XB। दिस represents, this left hand side represents you relative lowering of vapor pressure, यानी कि ये जो वेपर प्रेशर में कमी आई थी, इस कमी को अगर मैं टोटल से डिवाइड कर देती हूँ, मैथमेटिकली क्या कर रहे हैं हम, रिलेट कर रहे हैं, यही तो होता है रिलेशन निकालना, टोटल से डिवाइड कर दे अगर हम किसी भी चीज को तो वो रिलेटिव हमें वैल्यूज देता है। सो दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। आसान सी भाषा में भैया सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है, वो कमी किस वजह से आई है, सोल्यूट के डालने की वजह से तो आई है। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं बढ़ाती चली जाऊंगी तो सरफेस पे उनका दायरा बढ़ता चला जाएगा, सरफेस पे अगर उनका दायरा बढ़ता चला जाएगा तो वेपर प्रेशर में कमी आती चली जाएगी। दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कितनी कमी आ रही है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट B। उसका मोल फ्रैक्शन यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते चले जाओगे तो वेपर प्रेशर में कमी आती चली जाएगी। दिस इज योर फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी,
रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं बेटा? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है तुम्हें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर से तो डिनोट कर रहे हैं। हमें इस बात से मतलब नहीं है सोल्यूट है कैसा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर बन रही है नहीं बन रही, उसका नेचर क्या है इस बात से हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये मतलब है कि हमने कितने नंबर डाले हैं। अगर हमने 2 डाले, जस्ट इमेजिन अगर हमने 2 पार्टिकल्स डाले तो सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स डाले उड़ने के लिए। अगर मैं 4 डाल दूंगी तो यहाँ पे 4 अड़ जाएंगे, वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। तो नंबर पे डिपेंड कर रहा है कि वेपर प्रेशर में कितनी कमी आ रही है। सो दिस इज नोन एज कॉलिगेटिव property. What is that colligative property? Relative lowering of vapor pressure. समझ में आता है इतना? Relative lowering of vapor pressure. ठीक है? Now we study next topic. 2 types of the solution, that is ideal or non-ideal solution. कौन से सॉल्यूशन है जिनको आइडियल बोला जाता है, या कौन से सॉल्यूशन है जिनको नॉन आइडियल बोला जाता है, ये हम यहाँ पे स्टडी करें। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट से ही निकल के आई है। ठीक है, उसका जन्म हमने वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट से ही करवाया है कि वेपर प्रेशर में कमी आती है वो किसकी वजह से आती है, उसको रिलेट कैसे करेंगे। दैट इज योर रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट B, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो आपने इसके अंदर ऐड किया है। दैट इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या किया था? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। व्हाट इज दैट? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, क्या होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन? अब हमें इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ना है, इनके बारे में जानना है। ठीक है, नाउ वी स्टडी व्हाट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अभी हमने पढ़ा है बेटा रोल्स लॉ, है ना? रोल्स लॉ में क्या करा था? रोल्स